हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स में। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एनडीए के लिए, सीडीएस, एफकेट या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने प्रिपरेशन कर भी ली होगी, उसके बावजूद भी आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल में अच्छे स्कोर नहीं बन पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस सीरीज के साथ जा सकते हैं या जो प्रैक्टिस सेशंस हैं इनके थ्रू आप अपने रिवीजन को बूस्ट कर सकते हैं और अपना जो स्कोर है इन सब्जेक्ट्स के अंदर इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पॉलिटिकल के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे ही आपके हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के भी, जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में या फिर डिफेंस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो डेफिनेटली आप इस प्रैक्टिस सेशन के साथ जा सकते हो। और अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप प्रथम कदम जो बैच है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रथम कदम बैच जो है वो आपका अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल करने वाले हैं। तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बावजूद तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे ही आप वो बैच कंप्लीट करेंगे आप हर एक क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें हर एक चीज़ को समझाया गया है। तो आज का जो सेशन है प्रैक्टिस सेट नंबर 9, उसको हम स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो जिस भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का जवाब आता है तो वो आपका कमेंट में जवाब देगा, और जिन स्टूडेंट्स को जवाब नहीं आता वो मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि इनके आंसर्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ में। क्या कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल प्रोम्युलेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया, कि इनमें से कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है किसी भी स्टेट में इंडिया की। तो अगर प्रेसिडेंट रूल की यहाँ पे बात करी गई है, किस चीज़ की, प्रेसिडेंट रूल की, तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में मेंशन है आर्टिकल नंबर 360 में। देखो, भारत के अंदर 3 टाइप की इमरजेंसी लग सकती हैं। कितने टाइप की? 3 टाइप की। यहाँ पे क्वेश्चंस तो हम सोल्व करेंगे, साथ में आपकी रिवीजन भी कराऊंगा उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इमरजेंसी जो है कितने टाइप की है भाई? 3 टाइप की हैं। और कहाँ पे मेंशन है ये? जो पार्ट नंबर 18 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मेंशन है आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। तो आर्टिकल नंबर 352 जो है वो कहता है इमरजेंसी के बारे में, पर कौन सी? नेशनल इमरजेंसी। सेकंड है आर्टिकल नंबर 356, जिसमें स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है या फिर प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। फिर आता है आर्टिकल 360, इसको कहा जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये भारत में एक बार भी नहीं लगी है, ये बहुत बार लग चुकी है, ठीक है, काफ़ी बार लग चुकी है। और नेशनल इमरजेंसी आपकी 3 बार लग चुकी है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके अब 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो और सॉल्व हो चुके हैं कि इमरजेंसी कौन से पार्ट में है। पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 60 तक है पार्ट 18। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल आपका 356 में और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। अगर क्वेश्चन पूछ ले फर्स्ट स्टेट जहाँ पे ये लगा था प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, वो था पंजाब राज्य। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। मैं एक बार कलर ऐड कर लेता हूँ, एक तो येलो कर लें और दूसरा आपका ये नहीं, ये कर लेते हैं ब्लू। चलो ठीक है भाई। अब यार ये ज़्यादा आ गया ना, चलो ठीक है। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 352 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन, यानी जो आपकी प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाई है आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, वो पार्लियामेंट के अंदर कितने दिन के अंदर अंदर अप्रूव होनी चाहिए। तो भाई जो आपकी कौन सी इमरजेंसी है आर्टिकल 352 में, नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कराने का जो समय है पार्लियामेंट के अंदर से वो 1 महीने का है। पर ऐसा नहीं है राष्ट्रपति के मन में आया इमरजेंसी लगा के खड़ा हो गया भाई। राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट तभी इमरजेंसी लगाता है जब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करके रिटर्न में दे कि आप इमरजेंसी लगाओ, उसके बाद लगाएगा। और लगने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपकी अप्रूव होनी चाहिए पार्लियामेंट से, अगर वो नेशनल इमरजेंसी है तो, ठीक है। इसके लिए अलग टाइम ड्यूरेशन है, इसके लिए अलग है, तो बात करेंगे आगे जैसे ही इनके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड इन ए स्टेट। प्रेसिडेंट रूल इनमें से कौन सी सिचुएशंस में लगाया जा सकता है राज्यों के अंदर। तो अगर इनमें बात करें
फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। व्हेन ए बिल इंट्रोड्यूस बाय स्टेट गवर्नमेंट इन द स्टेट लेजिस्लेचर इज डिफीटेड, कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया और स्टेट लेजिस्लेचर उसको डिफीट करती है, यानी उसको मानती नहीं है, तो ये तो कोई सिचुएशन नहीं है भाई। इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ ए state is satisfied that a situation is likely to arise in which the government of state cannot be carried on in accordance with the provision, कि अगर गवर्नर लिखित में दे दे प्रेसिडेंट को कि राज्य के अंदर जो राज्य सरकार है या राज्य जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ऐसा उसको लगता है, तो ये भी कोई सिचुएशन नहीं है भाई, लगने से नहीं होता, अगर ऐसा हो जाता है तब ऐसा प्रेसिडेंट कर सकता है। If the president on receipt of a report from the governor of a state or otherwise is satisfied that a situation has arisen, अगर गवर्नर इस बात से सेटिस्फाई है कि आपकी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है राज्य के अंदर कि जो राज्य की सरकार है या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, हाँ ये सिचुएशन है जिसके अंदर आपकी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नर कुछ कहता और चीफ मिनिस्टर कुछ कहता और इसी मामले को लेकर आपकी इमरजेंसी लगा दी जाए, ये नहीं होता। ये सिचुएशन आपकी बिल्कुल सही है, अप्रोप्रिएट है। इस सिचुएशन में आपकी प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जा सकता है। सीडीएस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आई थिंक आपको दिख रहा होगा सब कुछ। अब नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है द गवर्नर रिकमेंड्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट इज इमिनेंट, द प्रेसिडेंट मेक ए प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356। अगर गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति को कहे कि स्टेट के अंदर अच्छे तरीके से कानून व्यवस्था नहीं है या संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं किया जा रहा, तो राष्ट्रपति जो है यानी प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। पर किस सिचुएशन में? कैन नॉट बी रिव्यूड एज द प्रेसिडेंट इज द सोल जज ऑफ हिज इमरजेंसी, कोई भी उसको रिव्यू नहीं कर सकता ना भाई, ऐसा नहीं होता, रिव्यू किया जाता है। देखो राष्ट्रपति ने लगा दी, क्या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया प्रेसिडेंट ने, उसके बाद उसको रिव्यू किया जाता है क्या राष्ट्रपति ने इसका गलत उपयोग तो नहीं किया, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, रिव्यू किया जाता है उसका, ठीक है। और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड तो कोई है ही नहीं स्टेट इमरजेंसी में, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है कि ये जो ऑप्शन है ये सही होगा। राष्ट्रपति ने क्यों राष्ट्रपति शासन लगाया, वो रिव्यू किया जाता है, यानी देखा जाता है कि क्या ऐसी सिचुएशंस थी कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगाना पड़े। नेक्स्ट है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 व्हेन लोकसभा डिसॉल्व्ड हैज टू बी अप्रूव्ड बाय। मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी लगा दी, तो लगाने के बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है या सेशन में नहीं है तो वो अप्रूव किससे कराएंगे, तो वो आपके अप्रूव कराएंगे किससे, राज्यसभा से। राज्यसभा एंड देन विल कंटिन्यू टिल द, देखो राज्यसभा से वो क्या करा लेंगे भाई, अप्रूव करा लेंगे। सीधी सी बात है, राज्यसभा है परमानेंट हाउस, जब राज्यसभा सेशन में आएगा तो वो इमरजेंसी की जो क्या बोलते हैं इमरजेंसी अप्रूव कराने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो जाएगी राज्यसभा के अंदर और राज्यसभा उसको अप्रूव कर देगी। उसके बाद जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा यानी इलेक्शन हुए, उसके बाद सरकार बनी, तो बनने के बाद जब पहली बार मिलेगी, पहली बार मिलने से लेके जब तक उसके पहली बार मिल चुकी है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपकी ये पास करानी पड़ेगी। तो यही सिचुएशन बिल्कुल सही बताई गई है। राज्यसभा अकेली नहीं कर सकती, ठीक है। लोकसभा अगले 6 महीने के सेशन में नहीं, 6 महीने का इंतजार नहीं, वेट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का। अगर सेशन खत्म हो गया तो इमरजेंसी सेशन बुलाया जाता है, आपातकाल सेशन। अब आते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। एक सेकंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूं भाई, हाँ पता नहीं कहाँ से आ गया ये। अब आप ये पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप और इंस्टा पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप अपना जो स्कोर है जीके के अंदर वो बूस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे मेरे साथ अगर आप ये क्लासेस अटेंड करते हैं तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कहा गया है इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे लगभग। द रूल ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन, तो भाई एफकेट का एग्जाम जो है वो 16 से लेकर 18 फरवरी तक चलेगा। तो उस टाइम तक मेरा टारगेट ये है कि जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाएं पॉलिटिकल के, और जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे लगभग इन्हीं क्लासेस से आपको देखने के मिलेंगे और मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चंस हमने इस क्लास में किया था और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर भी आया है। और उस टाइम आपको लगेगा कि हाँ हमें भी ये बैचेस या प्रैक्टिस सेट जो हैं ये ज्वाइन करने थे इनके सेशंस, और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और मे बी
मैं पॉलिटिकल के सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूं उस टाइम तक। क्लासेस अब थोड़ी सी बड़ी रहेंगी, लगभग 1 घंटे का जो सेशन है हमारा क्लास का रहने वाला है। द रूल ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज एप्लीकेबल, कि 2/3 मेजोरिटी से आपका वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कौन सी सिचुएशन में, इनमें से। तो भाई देखो 2/3 मेजोरिटी आपकी कब चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपकी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर। किसके अंदर, अगर आप राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो बिल पास कराया जाता है या रेजोल्यूशन पास कराया जाता है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो कराया जाता है, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा में उसके 2/3 पास करेंगे ना, फिर राज्यसभा में जाएगा, वहां पे भी 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तब जाके आपका इम्पीचमेंट लगता है। इमरजेंसी आपकी सिंपल मेजोरिटी से भी हो सकती है, नेशनल और फाइनेंशियल और स्टेट। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सिंपल में उससे हो सकता है मेजोरिटी से। डिसअप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, देखो डिसअप्रूव यानी आप उस इमरजेंसी को हटा रहे हैं तो उस टाइम तो कोई आपको वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है, तो ये तीनों स्टेटमेंट हो जाती हैं गलत। ऑप्शन बचा सी हमारे पास में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट दी हैं और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको ये बतानी है। आपका IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर आया था 2007 में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं, ए प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपिरेशन ऑफ 2 मंथ। आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी, ठीक है, और वो 2 महीने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, ऐसा कुछ है। अनलेस बिफोर द एक्सपिरेशन, अगर आपने इसको अप्रूव नहीं किया करवाया तो दोनों हाउसेज से। देखो सीधी सी बात है भाई, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है ना तो उसको एक बार ही पास करवाने की जरूरत है, बारी बारी अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये स्टेटमेंट तो होगी गलत। तो आपका ना तो ये आ सकता है और ना ही ये आ सकता है। ऑप्शन बचा बी और डी। तो देखते हैं नेक्स्ट, if any proclamation of financial emergency is in operation, it is competent for the president of India to issue direction for the reduction। ये बात मुझे सही लग रही है। इसमें कहा गया है कि अगर आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाती है तो उस टाइम भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकता है कि सैलरीज घटा दी जाए, जो अलोवेंसेज आपको मिलते हैं वो कम कर दिए जाएं, ऐसा जो है वो आपका भारत का राष्ट्रपति जो है कर सकता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका कौन सा सही होगा, जो मुझे लग रहा है, तो मुझे जो क्वेश्चन का जो जवाब सही लगता है वो आपका है सेकंड। पर एक बार दोबारा से मैं इस स्टेटमेंट को, अनलेस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नहीं ये गलत है भाई और ये सही है आपका। तो जो सेकंड है वही आपका यहाँ पे आंसर जो है आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, आफ्टर अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड बाय द प्रेसिडेंट शैल बी वैलिड। मान लेते हैं आपने दोनों हाउसेज से इमरजेंसी अप्रूव करा ली, तो उसके अप्रूव कराने के कितने दिन बाद तक इमरजेंसी चल सकती है, बारी बारी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड इफ, ये आपके कितने टाइम तक भी चला सकते हैं, पर आपको दोनों हाउसेज से अप्रूवल करानी पड़ेगी हर 6 महीने के बाद में। मान लो आपने अप्रूव करा ली दोनों हाउसेज से, 6 महीने तक चलती रहेगी, फिर दोबारा से अप्रूव कराओ 6 महीने, फिर ऐसे ऐसे करते कितने टाइम भी आप इसको चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने चलती हो या इनडेफिनेट पीरियड चलती हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। 2 महीने के लिए भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन है। 9th की अगर बात करें, 9th की अगर बात करें आप, तो 9th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, एवरी प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356 शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ। मान लो आपने भाई एक बार अप्रूव करा ली, आर्टिकल 360 यानी प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं, तो वो एक्सपायर कब होगी, तो ये एक्सपायर कब होगी भाई, तो 2 मंथ्स अनलेस, मान लो आपने पास करा ली, उसके 2 महीने के बाद, सॉरी आपको पास कितने टाइम में करानी होगी, 2 महीने। तो जो आपका प्रेसिडेंट रूल है ना, आपकी इश्यू तो हो चुकी है पर वो आपकी बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अगर आपने 2 महीने के अंदर अंदर उसको अप्रूव नहीं कराया तो दोनों हाउसेज से। तो ना तो वहाँ पे 6 महीने का अप्रूवल का टाइम मिलता है, ना 3 साल का, ना 1 महीने का। 1 महीने का यहाँ ये तो मिलता है आपका नेशनल इमरजेंसी में, और उसमें प्रेसिडेंट रूल के अंदर आपका 2 महीने का टाइम मिलता है और 2 महीने के अंदर अंदर आपको अप्रूव करानी होती है। और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है
प्रेसिडेंट रूल का वो 3 साल का रहता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितने साल का रहता है भाई? मैक्सिमम आप 3 साल जो है प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, उसके बाद आपको इलेक्शन वहां पे कराने ही पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। और पीडीएफ के लिए दोबारा से आपको दिख रहे होंगे किस किस प्लेटफॉर्म पे आप पीडीएफ ले सकते हो, तो आप इनको देख सकते हैं। वाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इन द कंट्री, द स्टेट गवर्नमेंट। मान लो किसी भी कंट्री के अंदर इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई है, घोषित कर दी गई है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका क्या होता है? तो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो लेजिस्लेट नहीं कर सकती, यानी वो फिर जो कानून बनाने की पावर उनके पास थी वो उनसे छीन ली जाती है। स्टेट लिस्ट में नहीं कर सकती भाई, कंकरेंट में नहीं कर सकती, सस्पेंड नहीं होती। मान लो नेशनल इमरजेंसी लगी तो सरकार तो आपकी रहेगी, पर जो कानून बनाने की पावर है वो सारी की सारी पावर चली जाती है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम आपकी कह सकते हो एक टाइप से फेडरल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कन्वर्ट हो जाती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? While a proclamation of emergency is in operation in the country under Article 352, ठीक है कि इज इन ऑपरेशन इन द कंट्री अंडर आर्टिकल 352, यानी यहाँ पे बात करी गई है भाई नेशनल इमरजेंसी की। तो इनमें से कौन सी सिचुएशंस है जो आपकी सही है? द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड। क्या आर्टिकल 250 के अंदर ये पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो आपके कानून बना सकता है किसी भी मैटर में स्टेट लिस्ट के? तो भाई ये बात तो मुझे जो लगता है वो नहीं कही गई होगी या कही गई है। तो बिल्कुल सही बात है, यही बात आपकी कही गई है कि जब आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग इमरजेंसी प्रोक्लेम करी जाती है तो पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 250 ये पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के अंदर कानून बना सकता है। देखो रिसेंटली मैंने ऊपर बताया था कि जितनी भी, ये मैंने आपको इसीलिए बोला था ताकि आप कंफ्यूज हो और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। रिसेंटली मैंने ऊपर क्या कहा है कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या हो जाती है? कानून नहीं बना सकती। तो अगर कानून नहीं बना सकती, लेजिस्लेट का काम क्या होता है? कानून मेकिंग का, लॉ मेकिंग का। तो अगर वो कानून नहीं बना सकती तो कानून कौन बनाएगी भाई? तो वो कानून बनाएगी पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। 12th क्वेश्चन है विच इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेके स्टेटमेंट कौन सी सही नहीं है? प्रेसिडेंट कैन आस्क स्टेट टू फॉलो सर्टेन कैनन ऑफ फाइनेंशियल। हाँ, राष्ट्रपति कह सकता है कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, यानी टैक्स कम करने चाहिए, सैलरी कम करो। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमें बताना है नोट करेक्ट। ठीक है, तो नोट करेक्ट के लिए देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। द स्टेट में बी आस्क टू रिजर्व द मनी बिल। ठीक है, क्या जो स्टेट है उसको कहा जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है कि जो आप मनी बिल पास कर रहे हैं उनको कौन देखेगा? राष्ट्रपति। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। स्टेट जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में, यानी आर्टिकल 360 अगर लग चुका है तो उस टाइम में उनके जो मनी बिल्स हैं वो कौन देखता है? राष्ट्रपति देखता है कि पास करने चाहिए या नहीं। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द नॉर्मल। क्या प्रेसिडेंट नॉर्मल एलोकेशंस ऑफ रिवेन्यू जो आपके करे गए हैं वो सस्पेंड कर सकता है? देखो सीधी सी बात है, पैसा जो है उसको रोक सकता है राष्ट्रपति। तो ये बात मुझे सही लगी। प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस। क्या प्रेसिडेंट जो है वो रिड्यूस कर सकता है सैलरीज ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड नॉट जजेस? कि सिविल सर्वेंट्स की तो सैलरी कम कर दे और जजेस की नाम, तो जजेस की भी करी जा सकती है। तो ये आपकी जजेस की नहीं करी जाती, तो ये आपकी करेक्ट है। तो इसके अंदर हम सिविल सर्वेंट्स की करी जा सकती है, जजेस की नहीं। तो इसको हम देख सकते हैं कि हमारा जो है वो सी आपका सही जवाब रहेगा। अब इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? सीडीएस 2009 का क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 164 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मेंशन है इन ए 3 स्टेट देयर शैल बी ए मिनिस्टर ऑफ चार्ज इन ट्राइबल वेलफेयर हु मे इन एडिशन टू बी चार्ज ऑफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड। कि इनमें से देखो शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के रिगार्डिंग एक मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। ठीक है, तो इनमें से कहा गया है कि कौन सी स्टेट कवर नहीं होती या किस स्टेट में ट्राइबल मिनिस्टर नहीं बनता। तो ये बात है भाई। देखो उड़ीसा में बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, झारखंड में भी हैं, पर आपका जो पंजाब राज्य है, हरियाणा राज्य है, वहाँ पे हमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ ना के बराबर देखने को मिलती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि देखने को ही नहीं मिलती जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपकी इन स्टेट्स की अगर बात करें तो। ठीक है, तो अब अगर बात करें नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। क्या कहा है 14th क्वेश्चन में? विच
आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि जो हिंदी है उसकी देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन ऑफ इंडिया की। तो ये जो बात है ये आर्टिकल 343 में कही गई है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 343 में, और पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा पार्ट? पार्ट जो हमारा 17 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बात करी गई है आपकी लैंग्वेजेस के बारे में। किस चीज के बारे में? ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। अगर मैं कहूं भाई कौन सा शेड्यूल है जो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से, तो उसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15वां क्वेश्चन। ठीक है, बस एक घूंट पानी पी लें भाई थोड़ी सी। गर्म है यार पानी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक। इनमें से कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो SC ST को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की बात करता है? तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल 16 में मेंशन था, और इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक मेंशन है। तो आप मुझे बताएंगे आर्टिकल 15 में क्या है? ये पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूं, 22 में और 27 में क्या है। इससे पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और ये टॉपिक भी उसी से, सॉरी ये क्वेश्चन भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। पार्ट 5 जो है वो किस चीज से डील करता है? तो पार्ट 5 की अगर बात करें तो पार्ट 5 आपका डील करता है किस चीज से? एक तो यूनियन एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल सही बात है, यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है पार्ट 5। उसके बाद अगर बात करें तो पार्लियामेंट बाय यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पार्ट 5 में नहीं आती। कैग, हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी पार्ट 5 का ही पार्ट है। और आर्टिकल किस में मेंशन है? आर्टिकल में भी ये मेंशन है 148 में। किस में मेंशन है? आर्टिकल 148 में। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, हाई कोर्ट आर्टिकल 243, सॉरी 214। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में है वो बताएं, और यूनियन एग्जीक्यूटिव किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक मेंशन है आपको बताना है। एक साइड शेड्यूल्स हैं, ठीक है, सॉरी इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू कि शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स से रिलेटेड जो 5th शेड्यूल में मेंशन है उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। अगर प्रोविजंस की बात यहाँ पे अगर हम करें तो इनमें कहा गया है कि जो मे बी अल्टर्ड बाय द गवर्नर, जो प्रोविजंस हैं आपके 5th शेड्यूल में उनको गवर्नर चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। मे बी अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी के साथ चेंज कर सकता है? नहीं। कैन बी अल्टर्ड, कैन नॉट बी अल्टर्ड, क्या जो आपके प्रोविजन पार्ट 5 सॉरी शेड्यूल 5th में है वो चेंज ही नहीं किए जा सकते? ऐसा भी नहीं है भाई, चेंज किए जा सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्यूट नहीं है, इसको चेंज किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डी पे। मे बी अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट, हाँ पार्लियामेंट इनको चेंज कर सकता है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू, ऑर्डिनरी लॉज के थ्रू। इतना ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है कि उनके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए हो, सिंपल तरीके से इनको चेंज किया जा सकता है। पार्ट 18 की अगर बात करें, क्वेश्चन 18 सॉरी, प्रोविजन ऑफ हैविंग ए यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट्स इज एंसराइंड कि यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड किस चीज से या कौन से पार्ट और कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो भाई आर्टिकल 315 से लेके आपका 323 तक, आर्टिकल 315 से लेके 323 तक आपका, सॉरी मैंने 8 पे लगा दिया क्या, आर्टिकल 315 से लेके 323 तक जो है यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में मेंशन है। और बहुत बार रिपीट हुआ है भाई ये क्वेश्चन, एनडीए के अंदर भी आया है, सीडीएस के अंदर भी मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करके जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट कराता है ये एग्जाम, तो वो ये भी पूछ सकता है कि कौन से पार्ट में है, चैप्टर कौन सा है जो डील करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन इन स्टेट्स, ठीक है, या 4 स्टेट। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 19th क्वेश्चन है, एक साइड आर्टिकल और दूसरी साइड आपके प्रोविजंस हैं, तो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल कौन से प्रोविजन से रिलेटेड है। यार यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, इसमें थोड़ी बहुत आप कह सकते हो ये प्रोविजंस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आर्टिकल्स आएंगे, और थोड़ा सा ये जो है ये मेरे को यहाँ पे करना था, तो उसके लिए सॉरी, ये यहाँ पे आएगा एफ, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(a) किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये आपका था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। किस चीज़ से रिलेटेड था भाई? ये रिलेटेड था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से।
तो ए थर्ड का आ गया। अब देखते हैं आर्टिकल 19(1)(c), पहले आप बोल सकते हो, फिर असेंबल हो सकते हो, थर्ड था एसोसिएशन बना सकते हो। तो एसोसिएशन और यूनियन की बात किस में है, तो ये है आपकी सेकंड में, बी हो गया इसका। और ई में क्या था, ई की अगर बात करें तो ई में आपका था कि आप भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हो, सेटल हो सकते हो, तो यानी सी का आ गया ये, और डी का बच गया सिर्फ यही लास्ट। जो एफ था वो प्रोफेशन से रिलेटेड था कि कहीं भी रह के आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। तो अगर बात करें ए का 3, बी का आपका आ गया 2, तो ये आपका इसमें है 3 और 2, क्योंकि इसमें 3 1 आ गया तो ये वैसे गलत हो जाएगा, तो हम इजीली इसका पता लगा सकते हैं। 20th क्वेश्चन की अगर बात करें, आपको एक साइड पार्ट है और दूसरी साइड किस चीज़ से रिलेटेड है। पार्ट 1 में क्या है, यूनियन और इट्स टेरिटरी, ये यहाँ पे नहीं आएगा भाई, ठीक है। इसको आप एक सेकेंड, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ABCD। पार्ट 1 क्या है, ये आ गया ए का, यूनियन और इट्स टेरिटरी। पार्ट 3 किस चीज़ से रिलेटेड था, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड था। पार्ट 9 किस चीज़ से रिलेटेड था भाई, ये था पंचायती राज से। और पार्ट 2 आपका सिटीजनशिप से। तो अगर बात करें पार्ट ए का क्या आया 4, ए का आया 4। बी का क्या आएगा, बी का आएगा आपका 1, 4 1, ये इसमें है भाई, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 20वें क्वेश्चन में। उसके बाद आते हैं मैच द फॉलोइंग, आर्टिकल 61, 67, 94 और 90 किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले, तो आर्टिकल जो 61 है ये इम्पीचमेंट से रिलेटेड है, कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 61 में मेंशन है, यानी ए का तो हो गया ये। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 67, आर्टिकल 67 किस तरीके से भारत के वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है उस चीज़ के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 94 किस चीज़ से रिलेटेड है, तो 94 है कि जो स्पीकर है इसको किस तरीके से हटाया जा सकता है। स्पीकर किस में होता है भाई, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर बोलते हैं। और फिलहाल कौन है, फिलहाल स्पीकर है ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला फिलहाल स्पीकर हैं। आर्टिकल 19 कि किस तरीके से डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को हटाया जा सकता है, तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को हटाया जा सकता है, वो है आर्टिकल 90 में मेंशन। तो ये जो चीज़ है ये आपकी हमें देखने को मिलती है। ए का क्या आएगा 2, तो ए का 2, बी का 3, तो ए का 2, बी का 3 इसके अंदर मेंशन है, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया 2 के बाद, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21वां आई थिंक आपको समझ आया होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आर्टिकल भी थोड़ा सा पढ़ के जाना भाई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 22वें पे, मैच द फॉलोइंग, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भाई किस में मेंशन है, आर्टिकल 17 में मेंशन है। अबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 में मेंशन है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर आपका 23 के अंदर है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर किसके अंदर है भाई, 23 के अंदर है। किसके अंदर है, जल्दी देखो यार एक बार। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर 24 में है, 24 में है ना, हाँ 24 में ही है भाई, तो ये आ गया सी। और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स ये आपका 23 में है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनको कर सकते हैं भाई ए, बी, सी और डी, और ए ऑप्शन यहाँ पे शायद गायब है। तो ए ऑप्शन अगर मैं आपको दूँ तो ए ऑप्शन दे सकते हैं 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ये होगा, ए का क्या आया है 3, बी का क्या आया है 4, तो 3 और 4 ये तो इसमें ये यार सीधा सा बात जो है हम इजीली पता लगा सकते हैं। सी का 1 आएगा और डी का आएगा 2, तो ये आपका हो गए। तो ये आर्टिकल्स भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तो अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। 23rd क्वेश्चन है, इंटर स्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल में मेंशन है। अगर इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो इंटर स्टेट काउंसिल मेंशन है आर्टिकल 263 के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं उसके बाद नेक्स्ट की अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, तो भाई अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की अगर बात करें तो यार इसके अंदर ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया ये क्वेश्चन भी। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की अगर बात करें तो ये किस में मेंशन है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स जो है वो आर्टिकल 18 के अंदर मेंशन है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया बी का। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो ये आपकी है किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 323 ए के अंदर सी। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 में है, ये हो गया डी। तो ए का क्या आएगा भाई 3, ए का 3, बी का 2,
ए का 3 बी का 2, ओहो अभी तो और भी ऑप्शन है ना, इसमें भी सेम था, ए का 3 बी का 2, सी का क्या आएगा, सी का 4, तो सी का 4 इसी में है, तो सही जवाब आपका यही होगा, सी का 4 वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं 24वें क्वेश्चन। पीडीएफ के लिए आप इन सोर्सेज के थ्रू पीडीएफ ले सकते हैं और अपने डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी भी बंदे को भाई डाउट है तो 24 घंटे आपके लिए तैयार हैं, किसी भी समय आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने जो डाउट्स हैं उनको। तो डाउट है तो पूछिए, अगर डाउट नहीं है तो एंजॉय करें क्लासेस को। और सीधी सी बात है यार, डिफेंस एस्पिरेंट्स हो ना, तो भाई देखो त्याग तो आपको करना पड़ेगा और तभी जाके आपको कोई नौकरी मिल सकती है। और ये नौकरी नहीं है डिफेंस सिर्फ आपके लिए, ठीक है, ये आपका जुनून है डिफेंस के प्रति, ठीक है। तो चलो देखते हैं, कुछ सुनाते हैं आपको कि बंदा सफल कब होता है। कई बार हम सोचते हैं यार सफल कब होंगे, कैसे होंगे, क्या करना चाहिए। सीधी सी बात है यार, हर एक बंदा है और हर एक बंदे को ये पता है कि मेरे अंदर ये चीज़ बुरी है जो मुझे ये करने से रोकती है। तो अगर हम दुनिया को छोड़ के, दुनिया कई बार कहती है आस पड़ोस वाले, देख यार ये कर ले तो ऐसा हो जाएगा, ये कर ले ऐसा हो जाएगा, हमें उनकी कुछ नहीं सुननी, हमें सुननी है हमारे मन की। और हमारे मन को पता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। और अगर हम ये करेंगे ना तो इस तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। सबसे बेटर जो गाइडेंस आपको कोई प्रोवाइड कर सकता है ना, तो वो आप खुद हो। आपसे अच्छा आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता। तो जब भी आपको लगे कि यार हम थोड़ा सा रास्ते से भटक रहे हैं, या हमारी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही, या कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में चल रही है, तो बैठें और उस प्रॉब्लम के बारे में या उस सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करा जाए खुद सोचें। हाँ, मैं ये नहीं कहता मदद नहीं लेनी चाहिए, भाई मदद लो, पर खुद सोचो और खुद जो डिसाइड करोगे ना वही आपको करना चाहिए। क्योंकि दूसरों के कहे से अगर कुछ करोगे तो मैं भी कामयाबी ना मिले, पर खुद अगर करोगे ना तो उसको दिल और जान से करोगे, कामयाबी आपके पैरों में आके गिरेगी कि भाई मुझे माफ़ कर दे, हम हारे और तुम जीते। और खुद को गाइड खुद ही कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट हैं यार, डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, सभी को पता है क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि यार उनको सभी, वो पहले से ही मैच्योर है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है भाई तुम ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, सब आता है भाई उनको, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो आपका इस सीरीज़ को लेके रहा है, जो आपका मैंने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कराए हैं। या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो प्रथम कदम बैच है उसका भी रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिला है। आई होप डेफिनेटली भगवान आपका जो सिलेक्शन है वो इस बार कराएगा। और क्वेश्चंस तो देखो यहीं से आएंगे, जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा मेहनत हम आपके लिए करा सकते हैं, जितना आप बोलोगे उतनी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी एक्सरसाइज एज नॉट टू इम्पीड और प्रिजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट को उसकी पावर यूज़ करने से रोक दे। तो ये जो बात है ये आपकी इनमें से कौन से आर्टिकल में कही गई है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्वेश्चन है, तो ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 257 के अंदर, ठीक है। अगर बात करें इनसे रिलेटेड तो ये आ गया आपके इमरजेंसी से रिलेटेड। ये दो ऑप्शन तो देखो सीधे ही एलिमिनेट हो रहे थे। अब नेक्स्ट है, आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ। आर्टिकल जो 340 है वो आपका ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन की बात करता है। तो किस कमीशन की या कौन सी क्लास की इन्वेस्टिगेशंस की लिए आपका कमीशन बनाने की बात करता है? तो अगर बात करें तो आर्टिकल 360 में कहा गया है जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करता है एक कमीशन के मेंबर्स की, जो इन्वेस्टिगेट करेंगे इनमें से किसकी, तो जो शेड्यूल्ड कास्ट है और शेड्यूल्ड ट्राइब है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 340 के थ्रू करी जाएगी। नेक्स्ट है, आपको बताना है यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी किस में मेंशन है भाई, ये आएगा यहाँ पे ए, बी और सी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल को या स्टेट इमरजेंसी को, जो कि A1 के अंदर है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर मेंशन है। तो हम देख लेंगे ए का क्या आएगा भाई, 3 आएगा, ए का 3 ये तो इसके अंदर ही मेंशन है, तो डेफिनेटली हम इसको लगा देंगे। नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड
सो फार नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगाई जा चुकी है? तो नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है। एक बार आपकी इंडो चाइना वॉर हुई तब, दूसरी बार 1971 बांग्लादेश लिबरेशन, और उसके बाद इंटरनल इमरजेंसी के कारण 1975 से लेके 77 यानी 1977 तक। तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी भारत के अंदर अभी तक भारत की सरकार के द्वारा लगाई जा चुकी है। 27वां क्वेश्चन है द प्रोविजन फॉर द कंटीजेंसी एज वेल एज फॉर ईच स्टेट हैज बीन मेड, कि भारत के अंदर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए आपका एक आर्टिकल है। तो ये बात कही गई है कि जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है और जो स्टेट्स के अंदर कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट बनाया जाता है उसके प्रोविजंस के बारे में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन ये है कि कौन से अकॉर्डिंग, आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपका कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और स्टेट बनाया जाता है। तो ये आर्टिकल 267 के अंदर या आर्टिकल 267 के अंदर मेंशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान इनमें से राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है ये आपको बताना है। तो यार ये तो इरेज कर देता हूँ एक बार, हाँ ठीक है। क्या क्या कर सकता है भारत का राष्ट्रपति ड्यूरिंग आपका इमरजेंसी अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें, आस्क द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ स्टेट। जो राष्ट्रपति है वो राज्यों को कह सकता है आप अपने जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी और जो उनके भत्ते हैं वो आप कम करें, चाहे वो किसी भी सर्विस से, किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, फर्स्ट क्लास जॉब हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी टाइप की। आस्क द स्टेट टू रिजर्व द मनी बिल, प्रेसिडेंट कह सकता है कि आप रिजर्व करो मनी बिल, ठीक है, और उसको मैं देखूंगा। तो ये भी आपका सही है। इशू डायरेक्शन टू स्टेट, डायरेक्शंस को जो स्टेट हैं उनको कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं फाइनेंशियल मैटर्स को लेके राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये बात भी सही है। इशू डायरेक्शन, राष्ट्रपति जो है वो क्या कह सकता है कि आप अपनी जो सैलरी हैं और अलाउंसेस हैं जो आपके बंदे काम करते हैं, ठीक है, उनकी सैलरी कम करो। तो ये बात भी कही जा सकती है। सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ, अगर वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो भी उनकी सैलरी कम करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट ही आपकी सही थी। सैलरी तो देखो कम करी जाती है। नेक्स्ट है नेशनल इमरजेंसी भारत के अंदर डिक्लेयर करी जाती है किस किस बेसिस पे? तो एक तो है ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, और यही चीज़ है ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। ये बात भी सही है कि देखो भाई इमरजेंसी तो लगाई जाती है आपकी, ठीक है, पर इमरजेंसी जो लगाई जाती है वो किस किस बेसिस पे लगाई जाती है कि आपका जो है युद्ध हो जाए या कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, या फिर आपका रिटर्न में लिख के देगा ना केंद्र सरकार, तब जाके राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित करता है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही होगा। कौन कौन सा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ? यानी ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ये प्रोविजन पहले था, पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग इस प्रोविजन को रिमूव कर दिया है, हटा दिया है कि इंटरनल ग्राउंड के बेसिस पे आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे इमरजेंसी नहीं लगा सकते, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 31 है भाई, पॉलिटी पढ़ा के क्वेश्चंस को भी आर्टिकल बोलने लग गया हूँ मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है ड्यूरिंग ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट द प्रेसिडेंट कैन, अगर आपकी इमरजेंसी प्रोक्लेम करी जाती है क्योंकि राज्य के अंदर राज्य सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं करती, तो इसमें क्या आता है एज्यूम ऑल पावर वेस्टेड इन एंड एक्सरसाइजेबल बाय गवर्नर, कि सारी की सारी जो पावर है वो आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर थी वो गवर्नर के पास चली जाएंगी। बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि गवर्नर काम करता है राष्ट्रपति के बिहाफ पे, तो ये बात सही है। डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी, क्या जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की यानी राज्य के अंदर जो कानून बनाए जाते थे स्टेट लिस्ट में, अब वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। तो ये बात भी सही है। कुछ पावर हाई कोर्ट के पास चली जाती हैं, गलत बात है, ठीक है। सस्पेंड फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, नहीं होते। आर्टिकल 20 और 21 के अलावा कोई भी सस्पेंड नहीं होता, नेशनल इमरजेंसी के टाइम होते हैं। तो ये दो तो थी गलत, तो फर्स्ट और सेकंड आपका सही था। क्वेश्चन नंबर 32 व्हेन ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है तो इनमें से क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट, जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है वो रुक जाते हैं। तो ये तो सिचुएशन होगी भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। पर पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स विल बी पोस्टपोन। देखो मान लो आपने किसी से लोन लिया
तो लोन तो हमें देना पड़ेगा ना वापस। अब आपके देश में इमरजेंसी लगी है, उससे यूएसए को क्या, जहाँ से हमने लोन लिया हो, या जापान से लोन लिया तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी सैलरी कम कर सकते हैं या उनकी सैलरी पोस्टपोन कर सकते हैं कि आपकी सैलरी 3 महीने बाद आपको दी जाएगी, ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ में बी रिड्यूस, कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं भाई। यूनियन बजट विल नॉट बी, यूनियन बजट तो प्रेजेंट करेंगे पर एनी क्लास नहीं, ठीक है। एम्प्लॉयज़, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी आप कम नहीं कर सकते, तो इसमें ये सही रहेगा कि हम पोस्टपोन कर सकते हैं कि आपकी सैलरी अभी नहीं मिलेगी, इतने टाइम बाद आपको सैलरी दी जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल क्राइसिस इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द इंडिया। कितनी बार फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते हुए भारत के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई है राष्ट्रपति ने? तो देखो एक बार सिचुएशन आई थी पर उस टाइम भी नहीं लगाई गई। सिचुएशन कब आई थी? 1991 में, पर उस समय जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने सिचुएशंस को हैंडल कर लिया था। तो यहाँ पे आपका ये हो जाता है गलत, ठीक है। सॉरी, गलत क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है एक बार भी नहीं लगी भारत के अंदर इमरजेंसी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका है 34th क्वेश्चन। वाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर। मान लो आपके देश में इमरजेंसी लग गई, तो लोकसभा का ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो अगर बात करें लोकसभा के ड्यूरेशन की, किस चीज़ की? लोकसभा के ड्यूरेशन की, ठीक है। तो लोकसभा का जो ड्यूरेशन है वो कितना बढ़ाया जा सकता है, आप कोई बता सकता है? 1 ईयर एट ए टाइम। तो भाई एक बार अगर मान लो इमरजेंसी लग गई और वो अप्रूव होगी, तो उसमें क्या होता है, 1 साल के लिए आपका टेन्योर बढ़ जाता है लोकसभा का। फिर दोबारा अप्रूव कराएं, फिर 2 साल के लिए बढ़ जाएगा, फिर दोबारा अप्रूव कराएं, फिर 2 साल के लिए बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपको बढ़ा सकते हो। इसमें कहा गया है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एट द फर्स्ट इंस्टेंस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू। मान लो आपने इमरजेंसी लगा दी, ठीक है, तो वो आपके कितने दिन बाद रिस्ट्रिक्ट हो सकती है? तो भाई देखो, आपने इमरजेंसी लगाई तो 6 महीने वो चलेगी, और उसके बाद अगर आपने अप्रूव नहीं कराई तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी वहीं पे समाप्त हो जाएगी, या वहीं पे आप कह सकते हो वो ख़त्म हो जाएगी या बंद हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको कह सकते हो। 6 महीने तक लगती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। एवरी प्रोक्लेमेशन इज इशूड अंडर आर्टिकल 352 शैल बी। जो आपकी प्रोक्लेम करी जाती है आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी, ठीक है, वो किससे इशू कराओगे? तो वो आपकी इशू कराई जाती है लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये बात बिल्कुल सही है कि आप हर एक हाउस के सामने रखोगे, पर बात क्या है कि एवरी प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 352 शैल बी डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड कन्वे टू द। ये डिसाइड करेगा भारत का प्रधानमंत्री कि आर्टिकल 352 के तहत जो इमरजेंसी लगी है वो किस तरीके से चलेगी, कितने टाइम के लिए चलेगी, और वो आगे ट्रांसफ़र करता है सारी बातें राष्ट्रपति के पास, और वो डिसाइड करेगा कि कब हटानी है और कब नहीं हटानी, ठीक है। द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड फॉर द पीरियड ऑफ। जो राष्ट्रपति शासन है वो कितने टाइम के लिए लगता है? देखो, राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम लग सकता है 3 साल के लिए, पर यहाँ पे पूछा है एक बार अगर आपका लग गया तो कितने साल कितने महीने के लिए लगता है? तो 6 महीने के लिए आपका राष्ट्रपति शासन लग गया। अगर एक बार राष्ट्रपति शासन एक बार आपका लागू हो जाता है तो 6 महीने के लिए रहता है, उसके बाद हट जाएगा अगर आपने पास नहीं कराया तो। ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का ड्यूरेशन क्या है प्रोक्लेम करवाने का? एट द फर्स्ट इंस्टेंस 1 मंथ, एट द फर्स्ट इंस्टेंस 2 मंथ, एट द फर्स्ट इंस्टेंस 6 मंथ, या फिर आपका 1 ईयर। अगर हम बात करें किस चीज़ की भाई? फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो अगर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगवानी है अपने देश में तो आपके पास कितने दिन है भाई? तो आपके पास दिन है 60, यानी 2 महीने के अंदर अंदर आपको अप्रूवल करानी पड़ेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी की, अदरवाइज वो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इनमें से कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते? क्या सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं? सारे तो नहीं होते भाई, कुछ नहीं होते। जैसे आर्टिकल 20 और जो आर्टिकल 21 है वो नेशनल इमरजेंसी अगर आपकी लगती है तो सस्पेंड नहीं होंगे। किस ग्राउंड पे? वॉर पे। अगर आपका एक्सटर्नल एग्रेशन के अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल एग्रेशन के अकॉर्डिंग इमरजेंसी लगी है तो आपका आर्टिकल नंबर 19 जो है
वो सस्पेंड नहीं होता, क्या नहीं होता, सस्पेंड नहीं होता। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे मेरे भाइयों, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन 40, इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड। इमरजेंसी प्रोक्लेम करी जाती है सारे के सारे देश में, कुछ हिस्से के अंदर जहाँ पे आपका एग्रेशन बढ़ चुका है उस एरिया में, इन एनी पार्ट, किसी भी पार्ट में कंट्री के, एंटायर कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, पूरी कंट्री में या उसके किसी पार्ट में। तो अगर हम बात करें तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पूरी कंट्री में भी लगाई जा सकती है, या भारत की जो टेरिटरी है वहाँ पे अगर कहीं पर्टिकुलर लगाना पड़े तो वहाँ पे भी आप इमरजेंसी लगा सकते हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और ये भाई थोड़ा सा एक सेकेंड, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 40, यार आर्टिकल आ रहे हैं, इतने आर्टिकल पढ़ दिए भाई। ए रेजोल्यूशन फॉर द रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में भी, अगर मान लो आपको इमरजेंसी रिवोक करनी है, हटानी है, तो आपका किस तरीके से नेशनल इमरजेंसी को रिमूव किया जा सकता है। 10 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, 10 मेंबर्स ऑफ लोकसभा अगर कह दें हटाओ, या 10 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, या 1/10। तो जो 1/10 मेंबर्स आपके पार्लियामेंट के ये बात कहेंगे ना कि रिवोक करो भाई, तो जाके आपकी नेशनल इमरजेंसी हट सकती है, अगर वो उस प्रोक्लेमेशन पे साइन करते हैं तो। नेक्स्ट है 42, ए रेजोल्यूशन रेक्टिफाइंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर्स टू बी पास्ड। जो आपका रेजोल्यूशन है ये रेक्टिफाई करने के लिए कि नेशनल इमरजेंसी आपकी लगेगी, तो वो किस तरीके से पास होगा। तो भाई बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो आपके अगर पास करते हैं ना तो उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, बाय ईच हाउस, ऐसा नहीं है कि दोनों की ज्वाइंट सीटिंग होगी, सेपरेट पास करना पड़ता है लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट भी आ गया, तो प्रेसिडेंट नहीं भाई, पास होनी चाहिए लोक और राज्यसभा के अंदर, यानी हाउसेज के अंदर, तो ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती। 2/3 मेजोरिटी की बात यहाँ पे नहीं करी गई है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रेसिडेंट कब इशू कर सकता है आपका इमरजेंसी, किसकी एडवाइस पे। तो भाई जब आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहे कि आप इमरजेंसी लगाओ, तब लगाई जा सकती है। पर ऐसा भी नहीं है बोल के, अगर प्रधानमंत्री रिटर्न में कहे ना तब राष्ट्रपति क्या लगाएगा, इमरजेंसी। और ये प्रोविज़न कि रिटर्न में देनी होगी, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग ऐड किया था। तो यहाँ पे जो है आपका रिटर्न की बात यहाँ पे करी गई है कि जो प्रधानमंत्री अगर लिखित में दे अपनी मंत्री परिषद के हस्ताक्षर या साइन करवा के, तब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट वो इमरजेंसी घोषित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रिजल्टेंट ऑफ ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी बिकॉज ऑफ वॉर। इनमें से क्या आपका रिजल्टेंट होगा जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी वॉर के बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें वॉर के बेसिस पे अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो द यूनियन गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन, क्या यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि किस तरीके से वो अपनी पावर को यूज़ करें, या फिर फंडामेंटल राइट्स स्टैंड ऑटोमेटिकली, क्या फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। हाँ ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे पर सारे नहीं होंगे, तो ये गलत हो गया। स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड होगी, नहीं होगी भाई, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो काम करती रहेगी, और वॉर के टाइम भी आर्टिकल नंबर 20 और 21 कंटिन्यू रहेंगे, तो सारे के सारे तो सस्पेंड नहीं होंगे। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, क्या पार्लियामेंट कानून बना सकते हैं स्टेट लिस्ट से रिलेटेड। तो भाई ये और ये बात मुझे लगी सही, तो आपका 1 और 4 तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, और यहाँ से आप PDF ले सकते हैं इन सोर्सेज के थ्रू, और इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपने डाउट्स पूछने के लिए, या जो भी चीज़ें आपको बतानी है वो बता सकते हो। ऑल फंडामेंटल राइट्स, क्वेश्चन क्या है, इन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे आपकी इमरजेंसी लगती है तो इनमें से क्या सिनेरियो होगा। सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे। द राइट टू मूव कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट, जो आपके पास ये अधिकार है ना कि आपका अगर फंडामेंटल राइट लागू नहीं हुआ, आपसे छीन लिया, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, क्या ये सस्पेंड हो जाएगा। या फिर प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर देगा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। उसके बाद आपका आ जाता है पार्लियामेंट में एथोराइज सस्पेंशन, क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दे, तो ये भी गलत है। तो ये बात सही है कि प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर देगा आपके फंडामेंटल राइट्स सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, अगर
एक्सटर्नल बेसिस, एग्रेशन या वॉर के बेसिस पे इमरजेंसी लगती है। तो यहाँ थे आपके 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इमरजेंसी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप अपना जो स्कोर है वो बूस्ट कर सकते हैं जीके के अंदर। अगर आप भी अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस बैच को जो प्रथम कदम नाम से स्टार्ट किया गया है उसको देखें, और साथ में आप इन क्लासेस को भी अटेंड करें जहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, जहाँ आपको पता लगता है किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आई होप रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला है। एक लड़का था, उसका नाम था भारद्वाज, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था उसका। और उसके अलावा एक शिवम गोस्वामी नाम से स्टूडेंट है, उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। और इन्हीं के रिस्पॉन्स के चलते हुए आपकी जो क्लासेस हैं ये कंटिन्यू हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर आप तो लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहते हो, या फिर मेरे को नहीं कहते तो किसी और को कहते होंगे। भाई जब आपका कमेंट आता है ना, कमेंट के लिए हम बोलते हैं कि आपका पॉजिटिव आए तो अच्छी बात है, नेगेटिव आए तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि यार इस बंदे को चीज़ें समझ आ रही हैं, तो हमें भी तो पता लगे ना कि आपको कितना समझ आया कितना नहीं। और वो किस तरीके से पता लगता है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि हाँ हमारे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, यानी लोगों को चीज़ें जो हम करा रहे हैं वो पसंद आ रही हैं। या फिर हमारी वीडियोज़ के ऊपर लाइक इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दें तो हमें लगता है कि लाइक कर रहे हैं तो चीज़ें समझ आ रही हैं। या फिर आप हमें कमेंट करके बताओ कि हाँ आपने जो चीज़ें कराई हैं उनसे हमें काफ़ी पॉजिटिव बेनिफिट्स हुए हैं, तो हम उनको कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ रियलिटी में हम जो करा रहे हैं उससे आपको बेनिफिट हो रहा है। तो वो हमारे लिए एज ए मोटिवेशन का काम करती है। जैसा कि मैंने बताया अभी 2-3 स्टूडेंट्स के बारे में जिनका रिस्पॉन्स आया है क्लासेस को लेके, तो काफ़ी खुशी होती है और ये फील होता है कि हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बस सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार थोड़ा सा आप कह सकते हो बंदा थोड़ा सा नेगेटिव सोचना स्टार्ट करता है कि शायद जो मैं करा रहा हूँ वो चीज़ें समझ नहीं आती। तो अगर आपको भी चीज़ें समझ आती हैं तो मोटिवेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आपका अपना चैनल है, और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।